लेकिन ये अभी कुछ दिनों से, एक हफ्ते से ये बात उठ रही है कि किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि जीतने के बाद मुख्यमंत्री यही होंगे। तो कुछ शरारत हो सकती है क्या? जिन लोगों ने घोषणा की थी वही चुप है, वो खामोश है। तो वो जाने, हमें पूछ कर ना कोई मुख्यमंत्री बनाएगा ना हटाएगा। एक सीनियर लीडर होने के कारण आपको क्या लगता है कि बढ़िया रहा टिकट आवंटन? लोग ये कहते थे कि नहीं, धूमल साहब तो लड़ेंगे इस बार। हमें भी लगता था कि फाइट देंगे आप सुजानपुर में, हमीरपुर में। आपने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि आप मन अपना बना चुके थे पहले से, फिर वो डिसीजन बाहर लाने में इतना समय क्यों लगा? मैं नहीं चाहता था जिस तरह की भावनाएं लोगों की उद्धृत होती हैं वो बहुत पहले हो जाती। क्या लगता है आपको कि सुजानपुर से कोई और कैंडिडेट हो सकता था राजेंद्र राणा की टक्कर? कभी ऐसा हुआ है कि जिन कोई लोग आपसे मिले हों इन 5 सालों में, जिन्होंने ये कहा कि हमने भी राजेंद्र राणा को वोट डाल दिया था, हमसे गलती होगी? कभी कोई आया हो? बहुत लोग मिले। ये क्या पार्टी का उस वक्त की मैं अगर बात करूँ, मैं थोड़ा सा पास्ट में चले गया कि क्या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाला फैसला था, या फिर जैसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप इसको मान सकते हैं कि लोग ये कहते हैं कि आपको जानबूझकर पार्टी ने साइड लाइन करना चाहते थे, इसलिए आपको लगता है उन चीज़ों में भी दम है? जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुधी। आपके सर मतलब काफ़ी क्लोज माने जाते हैं राणा जी हैं, अजय राणा जी, सुंदरनगर से। 3-4 बार पैनल में नाम आ चुका है उनका, बट टिकट से बिल्कुल चूक जाते हैं। अब दूसरे प्रवीण शर्मा हैं जो इस वक्त आज़ाद प्रत्याशी के रूप में सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्यों ऐसा है कि आपके साथ जिनका नाम जुड़ा हुआ है, क्या वो बाकी हाशिए पे ही तो हम भी देख रहे हैं, क्या उनको हाशिए पे रखा जाता है? और ऐसा है तो क्यों है ऐसा? मतलब मुझे थोड़ा सा अगर आपका इंसाइट मिले। प्रवीण जी का उन्होंने एक भाषण देते हैं, उन्होंने एक बाइट में कहा है मीडिया की कि जो इंसान कोसता रहा मोदी जी को इतने टाइम, बीजेपी को, आज उसी को आप टिकट दे देते। कहीं ना कहीं एक निराशा होती है पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको। आप सहमत है इस बात से? तो आप बार बार कह रहे हैं कि हाईकमान जो चाहेगा, जो हाईकमान की मर्जी होगी। आपकी अपनी क्यों आपके हाईकमान आपसे पूछता नहीं उस तरीके से, या सीनियर लीडर से नहीं? शांता कुमार जी भी इस तरीके की चीज़ें कई बार बोल चुके हैं। कहीं ना कहीं कहने को वो लोग, क्या ऐसा है कि मार्गदर्शक मंडल सिर्फ नाम का है, मार्गदर्शन उनका कभी लेना नहीं होता? लगता है आपको कि ये चीज़ एक कार्यकर्ता के रूप में अगर मैं आपसे पूछूँ, या एक बड़े नेता के रूप में पूछूँ, एक चेंज होना चाहिए इसमें? ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, सर वो वाली बात तो नहीं चल रही अभी? नहीं, आपकी निगाह कहाँ पड़ती है? अपना अपना दृष्टिकोण होता है देखने का। आपने जैसे कहा ना 1-2 क्षेत्र का। नहीं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रभु की मूर्त जिन देखी जैसी वैसी नजर आती है उसको। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। बिल्कुल आपने स्वयं मान लिया। और लोग कहते थे ही इज़ नॉट चीफ मिनिस्टर स्टाफ। मुझे इस बात की आज बड़ी प्रसन्नता है, संतुष्टि है कि आज लोग मुझे ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पे जानते हैं जो उनका अपना था। चाहे कैसे भी बाउंसर फेंक लो सर, है ना, कैसे भी आप उस पर जो छोड़नी होती है, एक अच्छा बैट्समैन होता है ना, उसको पता है कि ये बॉल छोड़नी है तो छोड़ देनी है। इसको खेलेंगे तो कहीं बाउंड कैच वैच हो सकते हैं, तो वो करते हैं। जो खेलनी है उसको फ्रंट फुट पे लेके 6 पे मारना। और जब बॉलर मुकेश ठाकुर जैसा हो तो संभल के खेलना पड़ता है कि कई बार कहाँ से बाउंसर आ जाएगा, उसका पूरा ध्यान रखते हुए प्रयत्न किया है कि आपकी बातों का जवाब दे सकूं। स्पॉन्सर्ड बाय रतन सिंह सराफ एंड सन्स, 1928 से आपकी सेवा में, एंड स्वर्णलोक, आपके यादगार पलों के लिए बेहतरीन ज्वेलरी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। और मेरे साथ आप देख सकते हैं प्रदेश के कद्दावर नेता इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं। प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ग्रीन सीएम का अवार्ड मिल चुका है इनको, स्कूलों की दशा सुधारने में इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने टाइट शेड्यूल में से और इतने थके होने के बावजूद आपने हमें समय दिया। नहीं, आप इतनी दूर से आए, आपका स्वागत, धन्यवाद। इस बार सर पहले तो थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, फिर थोड़ा सा चलेंगे सर इतिहास के पन्नों में। बीजेपी के सर टिकट आवंटन पे बड़ा एकदम से हंगामा मच गया। जैसे ही टिकट आवंटन हुआ, कई जगह बागी खड़े हो गए। एक सीनियर लीडर होने के कारण आपको क्या लगता है कि बढ़िया रहा टिकट आवंटन की?
कहीं हो सकता था थोड़ी एडजस्टमेंट? चुनाव का समय लोकतंत्र में महापर्व का समय होता है, और जिस राजनीतिक दल की सरकार बनने जा रही हो उसमें टिकटार्थी भी ज़्यादा होते हैं। हर चुनाव क्षेत्र में 50 ऐसे चेहरे होते हैं जो एमएलए बन सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हर कोई टिकट मांगता है और मांग सकता है, उसका अधिकार है। लेकिन हमारा हाईकमांड जब निर्णय ले लेता है तो वह अंतिम निर्णय होता है। जी। सर, आपके लड़ने पे भी था एक, लोग ये कहते थे कि नहीं धूमल साहब तो लड़ेंगे इस बार, हमें भी लगता था कि फाइट देंगे आप सुजानपुर में, हमीरपुर में। आपने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि आप ये मन अपना बना चुके थे पहले से, फिर वो डिसीजन बाहर लाने में इतना समय क्यों लगा? मैं नहीं चाहता था जिस तरह की भावनाएं लोगों की उद्धृत होती हैं वो बहुत पहले हो जाती तो उससे पार्टी को नुकसान होता। जिस पार्टी के लिए सारा जीवन काम किया है उसको नुकसान पहुंचाने की अपेक्षा उसको सुदृढ़ करने का अपना मंशा था। इस करके मैंने बात अपने मन तक रखी और केंद्र में जिनसे बात करनी थी उनको बता दिया। जी सर, ऐसा क्या इस बार हुआ है कि यहाँ हम देख रहे हैं काफ़ी इमोशनल हो जा रहे हैं नेता लोग? हमने देखा अनुराग जी भी इमोशनल हो गए स्टेज पर, सुजानपुर में 2-3 दिन पहले एक रैली थी, उसमें जो कैंडिडेट हैं कैप्टन साहब अपने सुजानपुर से, वो आपके सामने इमोशनल हो गए। ऐसे अन्य में हमने पूरे प्रदेश में कई और नेता भी देखे इमोशनल होते हुए। इस बार इतना इमोशंस का क्यों आ रहा है? नहीं, सुजानपुर में तो कारण ये था कि हमने राजनीति में इसको राजनीतिक दल ने मानकर परिवार माना है। हर कार्यकर्ता को परिवार के सदस्य के तौर पे प्यार दिया है और वो भी उतना ही प्यार करता है। तो जब उन्हें अचानक पता लगा कि मैं लड़ नहीं रहा हूँ, राग जी जो भावुक हुए, उस दिन नॉमिनेशन था कैप्टन साहब का, तो हर कार्यकर्ता रो रहा था। उनके सामने आके हर कोई आके दुखी था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। तो जब सारी ऑडियंस ही भावुक हो तो स्वाभाविक वक्ता भी हो जाता है। तो कुछ देर के लिए अनुराग भी हुए, लेकिन बाद में संभल गए और हकीकत को समझा, लोगों का उत्साह बढ़ाया, चुनाव जीतने का आह्वान किया। जी। क्या लगता है आपको कि सुजानपुर से कुछ कोई और कैंडिडेट हो सकता था राजेंद्र राणा की टक्कर में? क्या लगता है राजेंद्र राणा अभी भी उतना प्रभाव है उनका जो 5 साल पहले था कि वो इलेक्शन जीत गया आपके खिलाफ भी? नहीं, प्रभाव से जीते या कैसे जीते मैं इस चर्चा में जाना नहीं चाहता, लेकिन हाईकमांड ने कुल मिलाकर बढ़िया कैंडिडेट दिया है और ये कैंडिडेट जरूर जीतेगा। राजेंद्र राणा जी की क्या आपके पास क्या कहना चाहेंगे उनको? आपके पास तो सुजानपुर के लोग आते होंगे, कभी ऐसा हुआ है कि जिन कोई लोग आपसे मिले हों इन 5 सालों में जिन्होंने ये कहा कि हमने भी राजेंद्र राणा को वोट डाल दिया था, हमसे गलती होगी? कभी कुछ कोई आया हो? बहुत लोग मिले, हर कोई अपनी गलती का पछतावा कर रहा था, लेकिन लोकतंत्र है, जिसको वोट मिला वो जीता। राजेंद्र राणा जीते तो वो जीते। जब हम जीतते हैं तब अगर वोटर ठीक होता है, तो जब दूसरा जीता है तो तब भी वोटर ठीक है। वोटर मतदाता जो है वही भगवान है लोकतंत्र का। ये सर वो पीछे वाली बातें बहुत की जाती हैं कि उस वक्त भी ये बातें बहुत चली थी कि आपका टिकट चेंज हुआ, आप हमीरपुर से लड़ते थे, पहले बमसन से थे, हमीरपुर से आप लड़ते थे नॉर्मली, फिर सुजानपुर आपकी सीट अचानक से कर दी गई जिसका आपको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा होगा। ये क्या पार्टी का उस वक्त की मैं अगर बात करूँ, मैं थोड़ा सा पास्ट में चले गया कि क्या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाला फैसला था, या फिर जैसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप इसको मान सकते हैं कि लोग ये कहते हैं कि आपको जानबूझकर पार्टी ने साइड लाइन वो करना चाहते थे, इसलिए आपको लगता है उन चीज़ों में भी दम है? जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुधिले। उसमें एक आर्गुमेंट दिया गया कि अगर मैं सुजानपुर से लड़ूं तो 5 सीटें आ सकती। तो पार्टी ने तो चाहा, मैंने कभी पार्टी का टिकट मांगा नहीं
चुनाव क्षेत्र का चयन किया नहीं। जब पार्लियामेंट लड़ाई तो पार्लियामेंट लड़ा, जब असेंबली लड़ाई तो असेंबली लड़ा, जब बाई इलेक्शन के लिए कहा गया तो बाई इलेक्शन लड़ा, और जब हमीरपुर से कहा तो हमीरपुर लड़ा। तब आर्गूमेंट ये था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लड़ो। दूसरी बार आर्गूमेंट ये था कि 5 सीटें जितनी हैं तो सुजानपुर से लड़ो। तो जो पार्टी ने चाहा हमने वो किया। जी आपके सर मतलब काफ़ी क्लोज माने जाते हैं। राणा जी हैं, अजय राणा जी सुंदरनगर से, कि 3-4 बार पैनल में नाम आ चुका है उनका, बट टिकट से बिल्कुल चूक जाते हैं। अब दूसरे प्रवीण शर्मा हैं जो इस वक्त आज़ाद प्रत्याशी के रूप में सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्यों ऐसा है कि आपके साथ जिनका नाम जुड़ा हुआ है, क्या वो बाकी हाशिए पे, ये तो हम भी देख रहे हैं, क्या उनको हाशिए पे रखा जाता है, और ऐसा है तो क्यों है ऐसा? मतलब मुझे थोड़ा सा अगर आपका इंसाइट मिले। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि पार्टी का हर सदस्य मेरा अपना पारिवारिक सदस्य है, और इनमें कौन है हिमाचल में नेता जिसको हमने यहाँ बढ़ाया ना हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रदेश स्तर पे हो। जब समय था तो हम जिनको लाना था लाया है, अब वो जो कर रहा है उनको वो कर रहे हैं। प्रवीण शर्मा के बारे में मैं पूछूं अगर, तो क्या लगता है कि उनको पार्टी उनके ऊपर विश्वास जता सकती थी? क्योंकि अनिल जी का जो एक स्टैंड था, उनके पुत्र चले गए थे कांग्रेस में वापस, पहले बीजेपी में आए फिर कांग्रेस में चले गए। अनिल जी खुद इनएक्टिव रहे 3 साल तक लगभग, पार्टी के कार्यक्रमों में और नहीं जाते थे। मुख्यमंत्री से लेके महेंद्र सिंह ठाकुर जैसे कद्दावर नेता के साथ उनकी कई बार नोकझोंक हुई है, स्टेज से एक दूसरे को उन्होंने बड़ा भुला कहा है। प्रवीण जी का उन्होंने एक भाषण देते हैं, उन्होंने एक बाइट में कहा है मीडिया की कि जो इंसान कोसता रहा मोदी जी को इतने टाइम, बीजेपी को, आज उसी को आप टिकट दे देते हैं। कहीं ना कहीं एक निराशा होती है पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको। आप सहमत है इस बात से? देखिए, जो टिकट का फैसला है वो हाईकमांड का फैसला है। 2007 में प्रवीण को भी टिकट दे दी थी, बाद में परिवर्तन हो गया, नहीं तो वो 2007 में ही हमारा कैंडिडेट था। लेकिन अब जो निर्णय हाईकमांड करता है उस पर आज चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। आज जिसको पार्टी ने टिकट दिया वो पार्टी का कैंडिडेट है, जो आज़ाद लड़ रहा है वो आज़ाद है। ठीक। अच्छा, एक बात और उठती है सर, कई लोग कहते हैं कि ये अभी तक जितने भी बड़े लीडर हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि चुनाव जो है हम जयराम ठाकुर जी के उसमें होंगे, मतलब कमांड में होंगे। लेकिन ये अभी कुछ दिनों से, 1 हफ्ते से बात उठ रही है कि किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि जीतने के बाद मुख्यमंत्री यही होंगे। तो कुछ शरारत हो सकती है क्या? शरारत नहीं मैं इसको कह सकता, ये तो हाईकमांड के निर्णय होते हैं। मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा। जिन लोगों ने उन्होंने घोषणा की थी वही चुप हैं, वो खामोश हैं, तो वो जाने। हमें पूछ कर ना कोई मुख्यमंत्री बनाएगा ना हटाएगा, जो हाईकमांड तय करेगा वही होगा। आप बार बार सर हाईकमांड की बात कर रहे हैं, आप खुद इतने, जिसे कहते हैं हम लोग हमेशा जब कैंप्स की बात करते हैं या खेमों की बात करते हैं, या तो उसमें हमेशा आता है धूमल कैंप इज़ वेरी पावरफुल कैंप। उनके बहुत प्रभाव है, बहुत बड़े इलाके पे प्रभाव है, बहुत ज़्यादा वोटरों को वो प्रभावित कर सकते हैं। तो आप बार बार कह रहे हैं कि हाईकमान जो चाहेगा, जो हाईकमान की मर्जी होगी, आपकी अपनी क्यों, आपके हाईकमान आपसे पूछता नहीं उस तरीके से, या सीनियर लीडर से नहीं? शांता कुमार जी भी इस तरीके की चीज़ें कई बार बोल चुके हैं। कहीं ना कहीं कहने को वो लोग, क्या ऐसा है कि मार्गदर्शक मंडल सिर्फ नाम का है, मार्गदर्शन उनका कभी लेना नहीं होता? लगता है आपको कि ये चीज़ एक कार्यकर्ता के रूप में, अगर मैं आपसे पूछूँ या एक बड़े नेता के रूप में पूछूँ, एक चेंज होना चाहिए इसमें? मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं मानता हूँ कि जो संगठन की बात है वो मीडिया में चर्चा नहीं होती। हमारे साथ कोई चर्चा नहीं करना चाहता अब इस चीज़? नहीं, आप मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मीडिया की बात होगी ना, इसलिए इन बातों पे मैं चर्चा मीडिया में नहीं करता। सर अब चलते हैं पीछे। जब आप मुख्यमंत्री थे जिस वक्त, बहुत से काम हुए हैं नो डाउट, और सड़कों की अगर मैं बात करूँ हमीरपुर का, तो पूरा कायाकल्प। 5 दिन तक मंडी में भी लोग यही बात करते हैं कि सड़कें देखनी हो तो हमीरपुर की देखो जाके। ये सारे प्रदेश की देखो,
अपने सारे प्रदेश में। तो अगर हमारे टाइम का बजट निकाल के देखेंगे 10 साल बजट में सबसे ज़्यादा बजट सड़कों के लिए रोडू और आनी को दिया गया, क्योंकि वो सबसे पिछड़े क्षेत्र होते। चंबा डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिया जाता था। हमीरपुर को स्पेशल बजट नहीं दिया, जो हिस्सा बनता था वही दिया, क्योंकि हम सारे हिमाचल को एक मानते हैं। हम ये नहीं कहते एक दो चुनाव क्षेत्रों का विकास करो, सारे प्रदेश का विकास होगा तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। एक दो चुनाव क्षेत्र आदर्श बन जाए और बाकी पीछे रह जाए तो प्रदेश पिछड़ जाएगा। ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, सर वो वाली बात तो नहीं चल रही अभी? नहीं, आपकी निगाह कहाँ पड़ती है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है देखने का। आपने जैसे कहा ना एक दो क्षेत्र का नहीं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रभु की मूर्त जिन देखी जैसी वैसी नजर आती है उसको। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। बिल्कुल आपने स्वयं मान लिया। सर आपकी अगर उस टेन्योर की बात करेंगे ना, तो एज अ सीएम आपको आज की डेट में अगर मैं पूछूं तो कभी कोई ऐसा काम आपको लगा हो कि जो आप चाहते थे कि वो होना चाहिए था, मतलब जो आपकी कोई जिसे कहते हैं ना ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम कोई जो आपको लगता है कि होना चाहिए अभी भी हिमाचल में, जो आप नहीं करवा पाए अपने टेन्योर में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुकेश जी, मैं मानता हूँ कि कोई व्यक्ति अकेला सब कुछ एक टाइम या एक दो टर्मों में नहीं कर सकता। एक लंबा प्रोसेस है प्रगति का, विकास का, लंबा समय लगता है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मेरा सपना जो है वो, मुझे एक बार बीबीसी वालों ने पूछा था, मैंने कहा था सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान। हर गांव सड़क से जुड़ा हो, हर बच्चा जो पैदा होता है बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन उसको मिले, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, अगर अस्वस्थ हो तो उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, हर व्यक्ति का रोजगार या स्वरोजगार हो और वो स्वावलंबी हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। और जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, गांव सड़क से जुड़ा होगा, स्वस्थ होगा, स्वरोजगार में लगा होगा, स्वावलंबी होगा, तो फिर हिमालय की तरह सिर ऊँचा करके स्वाभिमान के साथ जिएगा। मेरा सपना है हर हिमाचली ऐसा जीवन जिए। जी, अब कोई ऐसा अचीवमेंट अगर आप चाहें जो आप खुद मानते हो कि आपके टाइम की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है जब आप मुख्यमंत्री थे, जिसे आप मानते हैं अचीवमेंट थी बहुत आपकी अपनी पर्सनली? मैं जब मुख्यमंत्री बना तो पहली टर्म का एमएलए था, सांसद जरूर रहा था, और लोग कहते थे ही इज़ नॉट चीफ मिनिस्टर स्टाफ। मुझे इस बात की आज बड़ी प्रसन्नता है, संतुष्टि है कि आज लोग मुझे ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पे जानते हैं जो उनका अपना था। सामान्य नागरिक मुझे अपना मुख्यमंत्री मानता है, आज भी कहता है। तो इससे बड़ा और मेरा सम्मान क्या हो सकता है? यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि। जी, तो जनता के दिलों पे राज करना, वही सर कह रहे हैं कि वही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी जो चुनाव प्रचार चल रहा है सर, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अभी हमीरपुर में ही कर रहे हैं कि इसके बाहर भी आपको बोला गया? तो हमीरपुर में ही है। सीएम साहब भी आ रहे हैं, कल तो योगी जी का भी है यहाँ पे। कल तो अमित शाह जी का है। हाँ, अमित शाह। आज मुख्यमंत्री जी का था भोरंज में। स्टार प्रचारक सभी आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, कभी चाहेंगे अनुराग जी मुख्यमंत्री बने? जिस पोजीशन पे आप बैठे थे कभी उस पोजीशन पे कभी वो आए? किसी व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होता, जो जनता चाहेगी और हाईकमांड चाहेगी वो ठीक होगा। परफॉर्मिंग तो है, मोदी जी खुद उनकी तारीफ़ करते हैं कई बार। आपने मुझे अभी ट्वीट दिखाया था एक, जब बर्थडे का, बहुत अच्छे उनके शब्द उन्होंने उनकी तारीफ़ में लिखे थे। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह बढ़ा रहे हो, तो परफॉर्मिंग तो है, ऐसा तो कह नहीं सकते कि परफॉर्मिंग नहीं है। तो एक पिता की इच्छा और एक पार्टी कार्यकर्ता की इच्छा क्या है? कल को अगर ऐसे समीकरण बने तो आपकी इच्छा तो होगी कि करें कमांड वो भी? पिता की इच्छा बेटे को अपने परिवार में जो स्थान देना होती है। पब्लिक लाइफ में स्थान जनता की इच्छा से मिलता है और हाईकमांड के आशीर्वाद से मिलता है।
मेरी इच्छा कुछ भी हो, जो जनता चाहेगी, जो हाईकमांड चाहेगी, वही सुप्रीम होगा और वही फाइनल। कोई मैसेज सर अपने प्रशंसकों को हमारे माध्यम से देना चाहें आपने? मैं अपने मित्रों को, आपके दर्शकों को आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हम स्वर्णिम युग से निकल रहे हैं। आज देश का ऐसा नेता है जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हिमाचल बड़ा छोटा राज्य है, लेकिन प्रधानमंत्री इसको अपना दूसरा घर मानते हैं। आओ हम सब मिलकर कमल खिलाएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और मोदी जी के दूसरे घर से कमल खिलाकर उनको और शक्ति दें, ताकि वो विश्व का नेतृत्व करें, भारत विश्व गुरु बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं कहता हूँ ना, मतलब धूमल साहब चाहे कितने भी उम्र में आगे बढ़ते रहें, लेकिन इनका जो जवाब देने का स्टाइल है वो चेंज नहीं होता है और बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं। और चाहे कैसे भी बाउंसर फेंक लो सर, है ना, कैसे भी आप उस पर जो छोड़नी होती है, एक अच्छा बैट्समैन होता है ना, उसको पता है कि ये बॉल छोड़नी है तो छोड़ देनी है, इसको खेलेंगे तो कहीं बाउंड कैच वैच हो सकते हैं, तो वो करते हैं। जो खेलनी है उसको फ्रंट फुट पे लेके सिक्स पे मारते हैं। और एक कार्यकर्ता की निशानी यही होती है कि वो पार्टी के साथ, इन्होंने हमेशा यही बात बोली पूरे इंटरव्यू में भी और हमेशा ऐसा ही बोलते हैं, जो संगठन चाहेगा, जो पार्टी चाहेगी और जो लोग चाहेंगे वही होगा। मेरी अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है। सर आपने हमें इतना समय दिया सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय आपने दिया, दूर से आए, बातें पूछी, और जब बॉलर मुकेश ठाकुर जैसा हो तो संभल के खेलना पड़ता है, कि कई बार कहाँ से बाउंसर आ जाएगा, उसका पूरा ध्यान रखते हुए प्रयत्न किया है कि आपकी बातों का जवाब दे सकूं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।